डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। इस चैप्टर में प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, वेयर वी डिस्कस अबाउट 5 ईयर प्लान। तो अब हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर प्लान्स का जो गोल है उसमें उसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे प्लान। व्हाट इज प्लान? तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वर्क आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। मतलब सबसे पहले प्लान हम जब करते हैं उसमें हम ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हैं, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंड रिजल्ट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एंड उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। इट्स अ शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। प्लान इज़ अ शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हम बिजनेस स्टडीज़ में प्लानिंग चैप्टर में इसको बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, तो पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ भी मिलता है, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी, कि भाई क्या स्कीम होगी, क्या स्ट्रेटजी है और क्या प्रोग्राम रहेगा, इस सब का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है प्लान, जो कि काम करता है एंड रिजल्ट पर, मतलब जिसको अल्टीमेटली एंड रिजल्ट को फुलफिल करना होता है। तो दिस इज़ अबाउट प्लान। तो प्लान इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट showing detailed program and strategy work out in advance for fulfilling an objective। एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम प्लान करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज रीज़न फॉर मेकिंग प्लान। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, रीज़न फॉर मेकिंग प्लान। क्या रीज़न है, क्या कारण है, प्लान क्यों बनाए जाते हैं? द रीज़न इज, तो प्लान इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, to predetermine goals within the specific time period, and it involves detailed analysis of problem at hand and making conscious decision to solve them। मतलब सीधी सी बात है भाई, रीज़न फॉर मेकिंग प्लान। तो प्लान क्यों बनते हैं? प्लान इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या प्री डिटरमाइंड गोल हमने पहले ही कुछ डिटरमाइन कर रखा है कि हमें ये हमारा ये टारगेट है, या हमने कुछ एम बना रखा है, टारगेट बना रखा है, वो प्री डिटरमाइंड होता है हमारा, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो हमारा टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसके लिए हमने प्लान किया है। एंड इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसके रिगार्डिंग कॉन्शियस डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग की बात यहाँ की जा रही है। तो रीज़न फॉर मेकिंग प्लान, हम प्लान क्यों बनाते हैं? प्लान बनाते हैं हम जो कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव ले रखा है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या गोल है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें करना है। जैसे यहाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड 5 ईयर है, बिकॉज वी आर स्टडिंग 5 ईयर प्लान। तो इसमें एक एनालिसिस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि परेशानी क्या है, ठीक है, एंड मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन, और उसी के रिगार्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, और कुछ डिसीजन लिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। प्रॉब्लम, उसके शॉर्ट आउट के लिए डिसीजन, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो दिस इज़ द सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न फॉर मेकिंग प्लान। प्लान इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें करना है, और एनालाइज करता है प्रॉब्लम को, जिसमें हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, और मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन हम लेते हैं टू सॉल्व दैम, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस इज अबाउट रीज़न फॉर मेकिंग प्लान। अगला है कंटेंट ऑफ प्लान। अब प्लान में क्या कंटेंट होता है? कंटेंट क्या, कंटेंट आप समझ रहे हैं, है ना, मतलब लाइक उसमें क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपके जो चैप्टर्स हैं, दीज आर कंटेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर प्लान में भी कंटेंट क्या होता है?
it not only specify the objective to 5-year plan but also what is to be achieved over a time period of 20 years. ठीक है, 20 ईयर्स. दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. भाई इसमें ये क्या होता है, 5 साल के प्लान को ही नहीं बता रहा है. मतलब कंटेंट के अंतर्गत क्या होगा, कंटेंट में हमें बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का, ये सिर्फ उसको ही नहीं स्पेसिफाई करता है कि हमारे 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर ये भी बताता है कि क्या अचीव किया जाना है आने वाले 20 सालों में, या 20 सालों में क्या अचीव किया जाना है. और जो ये लॉन्ग टर्म 20 साल का प्लान होता है इसको पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान, जो ये 20 साल के लिए बन रहा है. और ये 20 साल का जो प्लान होता है, दैट पर्सपेक्टिव प्लान, द 5 ईयर प्लान आर सपोज टू बी प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान. तो 5 ईयर प्लान जो है वो उसको एक बेस देते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान को बेस देते हैं. सीधी सी बात है भाई, 5 5 4 जा 20, तो 5 साल के 4 प्लान मिलकर एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा. तो एक पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो अल्टीमेटली 5 ईयर्स प्लान उसके लिए एक बेस के जैसे काम करते हैं. तो यही इसमें बताया जाता है कि भाई 5 साल के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे उसके साथ में हम आने वाले 20 सालों में क्या अचीव करने वाले हैं. एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लान है पर्सपेक्टिव प्लान. पर्सपेक्टिव प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान का जो बेस है वो 5 ईयर प्लान है. ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, कंटेंट ऑफ प्लान, मतलब प्लान का कंटेंट क्या है. तो प्लान का कंटेंट ये है कि प्लान का कंटेंट सिर्फ स्पेसिफाई नहीं करता है ऑब्जेक्टिव 5 साल के, 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव ही नहीं स्पेसिफाई करता, बट ये भी बताता है कि आने वाले 20 सालों में क्या अचीव होना है ना, व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, क्या अचीव किया जाना है. और क्या होता है, दिस इज़ लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड. ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है ये पर्सपेक्टिव प्लान कहलाता है, क्योंकि 20 साल के लिए है. भाई 5 साल में क्या ऑब्जेक्टिव है ये नहीं बताता, ये भी बताता 20 साल में क्या करने वाले हैं हम. और जो 20 साल वाला प्लान है वो पर्सपेक्टिव प्लान कहलाता है, और 5 साल वाला प्लान 5 ईयर प्लान कहलाता है. दोनों के अपने अपने नाम हैं. और 5-5 सालों के जो चार प्लान है वो मिलकर एक पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप करते हैं, मतलब 5 4 20. तो यही है. तो 5 ईयर प्लान जो है वो एक बेस के जैसे काम करते हैं पर्सपेक्टिव प्लान के लिए. अब हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या हैं. The 5-year plans have been concerned with the removal of economic backwardness and to make India a developed economy along with upliftment of weaker section of the society. तो 5-year प्लान का प्लान कंसर्न है, मतलब कंसर्न है या संबंध रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई उसके लिए चिंता रखते हैं किसके लिए, कि हमको रिमूव करना है बैकवर्डनेस को, इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को हटाना है. इकोनॉमी की जो बैकवर्ड है, स्टैगनेंसी है, उसको हटाकर और इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है अलॉन्ग विथ अपलिफ्ट. मतलब सिर्फ अभी मतलब सीधी बात है भाई, डेवलपमेंट इकोनॉमी का ही नहीं करना है, साथ ही साथ में अपलिफ्टमेंट करना है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी पुअर पीपल का, तो गरीब लोगों का भी अपलिफ्टमेंट करना है 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये आता है. तो 5 ईयर प्लान कंसर्न करते हैं रिमूव करने से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटाना है, साथ ही साथ में गरीब लोगों का भी अपलिफ्टमेंट करना है. तो ये हमारा होता है 5 ईयर प्लान के गोल के अकॉर्डिंग. अच्छा, इसमें अगला पॉइंट क्या आ रहा है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च फ्रॉम 1 अप्रैल 1951. 1 अप्रैल 1951 से लॉन्च होकर 31 मार्च 1956 तक का टाइम पीरियड है. पहले 5 ईयर प्लान इन सालों में रहे, 1 अप्रैल 51 से 31 मार्च 56 तक. तो 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ द इंडियाज़ डेवलपमेंट. इसमें इन्होंने लिस्ट किया इंडिया का बेसिक गोल क्या होंगे, जो बेसिक टारगेट क्या होंगे. बेसिक यानी जो सबसे पहले लिए जाने वाले हैं. जैसे हमारी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग. इसी तरह से इनकी क्या बेसिक गोल्स हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं. द बेसिक गोल्स आर, जो हम अभी बात कर रहे थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो बेसिक गोल्स थे, उनमें सबसे पहले था ग्रोथ, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था सेल्फ रिलायंस और चौथा था इक्विटी. ये 4 हमारे गोल्स बनाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ.
ग्रोथ क्या है। सबसे पहला जो हमारे गोल्स थे, जो बेसिक गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, जो बेसिक गोल्स थे उसमें जो आ रहा है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब यहाँ से इन्होंने लिया है कि हमें कंट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब कंट्री देश की क्षमता बढ़ानी है प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। हमें कंट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करे विद इन द कंट्री, देश में ही गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करे। मतलब सीधी सी बात है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, हम देश में ही क्रिएट करें। ये हमारा पहला ग्रोथ के अंतर्गत जो पॉइंट है, ग्रोथ के अंतर्गत आ रहा है। ग्रोथ ऑल्सो एम्प्लॉयज़ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। भाई ग्रोथ के अंतर्गत हमको क्या करना है? लार्ज स्टॉक करना है प्रोडक्टिव कैपिटल का भी स्टॉक हमको बढ़ाना है। दूसरा है हमारा इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। अब एफिशिएंसी हमें पता है, हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, एफिशिएंसी यानी कम में ज़्यादा, है ना। अगर हम एक शब्द में कहें एफिशिएंसी का मतलब यानी कम लागत में ज़्यादा आउटपुट, ठीक है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन की बात यहाँ पर हो रही है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्टिव सर्विसेज और प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ाना, कैपिटल के अंतर्गत मतलब सारी वो चीज़ें जिससे कंट्री की इकोनॉमी को एक रफ्तार मिले या इम्प्रूव या उसमें ग्रोथ आए, ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज बढ़ाना। दूसरा है लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एटसेट्रा, इनको भी बढ़ाना, इनका भी साइज़ हमको बढ़ाना। लार्ज साइज़ हमको करना सपोर्टिंग, जैसे बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो आप सोचिए हमारी इकोनॉमी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, आप कह सकते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो इन सब का हमें साइज़ बढ़ाना है। सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि सपोर्ट कर रही हैं इकोनॉमी को, जो सपोर्ट करती हैं, टर्शरी को जो सपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इन सर्विसेज को हमको बढ़ाना, उसके साइज़ को बढ़ाया जाना, ये भी हमारा ग्रोथ के अंतर्गत ही आता है। इसमें अगला पॉइंट है हमारा, अब जो बात आ रही है, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। अब भाई ग्रोथ को आप पता कैसे करोगे कि ग्रोथ हुई है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ग्रोथ हुई है? तो उसके लिए एक टर्म बना जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये हम 9th से पढ़ रहे हैं, 9th की इकोनॉमिक्स से हम पढ़ते आ रहे हैं। जीडीपी का मतलब, जीडीपी की डेफिनेशन हमें अच्छे तरह से पता है कि जो भी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी प्रोड्यूस हुई है किसी भी कंट्री में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, मतलब जो भी एक साल भर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कहलाती है हमारी जीडीपी। आपको जीडीपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री इनेबल्स पीपल टू एंजॉय मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। अगर जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ में एक कंट्री भी रिच बनेगी, लोग भी उसके रिच बने। भाई अगर लोग रिच हैं तो अल्टीमेटली कंट्री रिच है, अगर लोग पुअर हैं तो अल्टीमेटली कंट्री पुअर है। यही एक सिंपल सा साइन जाता है। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है जीडीपी में तो वो इनेबल करेगा कि उससे लोग भी अमीर होंगे, रिच होंगे, और उनकी लाइफ भी बेटर होगी, या मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। अगला है हमारा, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के सारे सेक्टर के थ्रू जीडीपी बनता है, मतलब इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। जीडीपी में हम अच्छी तरह से जानते हैं सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी के अंतर्गत है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर, मतलब प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी में पता है हमें प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन आ गया, एंड टर्शरी में हमारा पूरा मार्केट आ गया, जिसमें हम इन्हें जो सर्विसेज डिस्कस की थी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब आ जाती है। इन सम कंट्रीज़, अब इसमें हमें बताया गया है भाई कुछ देशों में, इन सम कंट्रीज़
ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी। जैसे भारत की बात करें तो भारत में एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भारत में अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, आज भी ये होता है। तो भारत जैसे देशों की बात यहाँ हो रही है जहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ज़्यादा है। वाइल इन अदर कंट्रीज़, अगर हम और दूसरे देशों को देखें, डेवलप कंट्रीज़ को देखें, और तो वहाँ पर हम देखेंगे कुछ देशों को जहाँ पर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, यही इसमें दिया गया है, ग्रोथ इज इन सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी। तो कुछ देशों में एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और कुछ देशों में सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज़ अबाउट ग्रोथ। ये पॉइंट आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये पढ़ने में भी समझ में आएगा। इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आज के वीडियो के बाद पीछे ही मैं आपको इसके नोट्स भी पहुंचा दूंगा, फ़ोटो इसकी भेज दूंगा। ग्रोथ में हमारा एक पॉइंट और बच रहा है, ग्रोथ के अंतर्गत एक पॉइंट और बच रहा है। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 NEP 1991 थ्रू ग्लोबलाइजेशन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज अप टू 40.59%। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है ग्रोथ के टर्म में कि 90 तक तो ठीक था, एग्रीकल्चर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, इवन आज भी है, लेकिन सर्विस सेक्टर का जो सबसे कम था कंट्रीब्यूशन वो बढ़कर 40.59% तक हो गया है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में, इंक्रीज अप टू 40.59% विच इज़ मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि एग्रीकल्चर से ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में अब इसका एक मतलब जितनी तेज़ी से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ा उतनी तेज़ी से सर्विस सेक्टर बढ़ा है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो गया। एग्रीकल्चर आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका है, मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करीब करीब एग्रीकल्चर का है इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सर्विस जितनी तेज़ी से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ा है उतनी तेज़ी से सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ा है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आप इसको पढ़िएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बताया जा रहा है आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू ग्लोबलाइजेशन के जरिए शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज, सर्विस सेक्टर का इंक्रीज बढ़ा है, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है विच इज़ मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो कि एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगले जो पॉइंट्स आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन एटसेट्रा, वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजने वाला हूँ।